नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। आज पीएम मोदी भारतीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसका उद्घाटन करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जाएगा। 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन होना है। तो बड़ा अपडेट, जहां पीएम मोदी भारतीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बांग्लादेश की पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जाएगा। 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन होगा। तो बड़ा अपडेट, जहां भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन आज पीएम मोदी भारतीय विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, जहां 3 भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन होना है आज। भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम दोनों मिलकर वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। तो 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा। 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन। वहीं महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसक हो गया है। ये मराठावाड़ा इलाके के 8 जिलों में फैल गया है। कई और जिलों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कई और जिलों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। उधर आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने आंदोलन देश भर में फैलाने की चेतावनी दे दी है। जारंगे ने मंगलवार को कहा था कि सरकार बुधवार को ही स्पेशल सेशन बुलाए और आरक्षण पर फैसला करे, नहीं तो जल्द त्याग दूंगा। सूत्रों के अनुसार शिंदे सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। इसके लिए कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। इसमें मराठाओं को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। बता दें कि लगातार प्रदर्शन अभी भी जारी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो बुधवार से यानी आज से जल्द त्याग दूंगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि आज विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इसे लेकर राज्य सरकार सोच विचार कर रही है। सरकार स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है, जिसमें आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जा सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलन 8 जिलों में फैल चुका है। शिंदे सरकार ने इसे लेकर आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है और इस बैठक में इस आंदोलन को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। महाराष्ट्र में 1 दशक से मराठा आरक्षण की मांग चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 2018 में कानून बनाया और मराठा समाज को नौकरियां और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया। तो वहीं जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% आरक्षण फिक्स कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसी को लेकर लगातार राज्य में प्रदर्शन हो रहा है और आज इसे लेकर सर्वदलीय बैठक हो सकती है। इस बैठक में बड़ा फैसला आज इस आरक्षण को लेकर, मराठा आरक्षण को लेकर हो सकता है। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं प्रयागराज से, जहां बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। सुहेलदेव एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हताहत होने की खबर नहीं है। गाजीपुर सिटी से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन। इसी बीच ये ट्रेन हादसा, जिसे लेकर सुहेलदेव एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हालांकि हताहत होने की खबर अभी सामने नहीं आई है। गाजीपुर सिटी से आनंद विहार ये ट्रेन जा रही थी। इसी बीच ये हादसा हो गया। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां ट्रेन हादसा हो गया। तस्वीरें प्रयागराज से, जहां सुहेलदेव एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। गाजीपुर सिटी से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन। प्रयागराज से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। सुहेलदेव एक्सप्रेस के 2 डिब्बे और इंजन पटरी से उतर गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर अभी सामने नहीं आई है। गाजीपुर सिटी से आनंद विहार के लिए ये ट्रेन रवाना हो रही थी।
तो वहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का सहयोग करें, क्योंकि ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। अमित शाह का ये गुरु मंत्र बीजेपी के लिए भिंड में घातक साबित हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को दिया गया गुरु मंत्र भिंड जिले में उल्टा साबित हो सकता है, क्योंकि यूपी से सटे इस जिले के बगावती बीजेपी नेताओं ने सूबे की चुनावी कमान संभाल रहे अमित शाह के गुरु मंत्र की ही कमर तोड़कर रख दी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनाव पर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार काबिज हो सके, इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। सोमवार यानी कि 30 अक्टूबर को भी अमित शाह ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के भारतीय जनता पार्टी नेताओं की बैठक ली। इस बैठक के दौरान अमित शाह ने जीत का मंत्र देते हुए भाजपा नेताओं से कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का सहयोग करें, क्योंकि ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। मगर अमित शाह का ये गुरु मंत्र बीजेपी के लिए भिंड में घातक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी खड़े हुए भाजपा के ही बगावती नेता हैं। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की भिंड में जीत मुश्किल हो सकती है। भिंड विधानसभा से संजीव सिंह कुशवाहा बीएसपी से प्रत्याशी हैं। संजीव सिंह कुशवाहा के पिता बीजेपी के टिकट पर भिंड दतिया लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे। पिछले दिनों संजीव सिंह कुशवाहा ने टिकट कटने से नाराज होकर भाजपा से बगावत कर ली और बीएसपी का दामन थामकर चुनावी मैदान में उतर आए। अब अगर यहाँ अमित शाह के गुरु मंत्र की तामील की जाए तो सीधे तौर पर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नुकसान होने वाला है, क्योंकि संजीव सिंह कुशवाहा के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता और समर्थक बीएसपी में पहुंच गए हैं और ऐसे में बीएसपी का सहयोग करने पर भाजपा प्रत्याशी की स्थिति गड़बड़ा जाएगी। भिंड तो भिंड, लेकिन अब इस बयान के बाद भाजपा को अटेर में भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भिंड जैसे ही कुछ हाल अटेर विधानसभा का है। अटेर विधानसभा से 2 बार बीजेपी से विधायक रहे मुन्ना सिंह भदौरिया ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और बीजेपी से बगावत करके समाजवादी पार्टी के टिकट पर अटेर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुन्ना सिंह भदौरिया अटेर से 2 बार विधायक रहे और लंबे समय से अटेर विधानसभा में सक्रिय हैं। इस वजह से उनके पास भाजपा समर्थकों की लंबी भीड़ है। उनके जाने से समर्थक भी समाजवादी पार्टी में पीछे आकर खड़े हो जाएंगे। ऐसे में अगर अमित शाह की बात मानते हुए भाजपा के नेता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुन्ना सिंह भदौरिया का सहयोग करेंगे तो यहाँ भी भाजपा प्रत्याशी अरविंद भदौरिया को खास नुकसान पहुँच सकता है। भिंड जिले की भिंड, अटेर और लाहौर विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे बीएसपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बीजेपी के लिए पहले से ही मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। ऐसे में अमित शाह की सलाह को लेकर भिंड में बीजेपी की स्थिति और भी कमजोर हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि भिंड जिले में बीजेपी के नेता अमित शाह के गुरु मंत्र का पालन करते हैं या फिर अमित शाह के इस गुरु मंत्र को भिंड में दरकिनार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट AMB नेटवर्क। ईडी ने शराब घोटाला मामले में 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को अरेस्ट कर लिया था। संजय सिंह दिल्ली वाले घर पर पहले 10 घंटे तक छापेमारी चली, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल से पूछताछ होनी है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा चुनावों में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई भी तेज हो गई है। इसी बीच दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने तलब किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को ईडी ने बुलाया है। वहीं अब आम आदमी पार्टी को अब उनकी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आम आदमी पार्टी पूछताछ के दौरान सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रही है। इस मुद्दे पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री और सीनियर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली के सीएम को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया जा सकता है। मंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है।
हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आतिशी का कहना है कि शराब नीति घोटाला मामले की जांच ईडी और सीबीआई पिछले 1.5 साल से कर रही है, लेकिन अब तक भ्रष्टाचार का कोई सबूत सामने नहीं रख पाई। आतिशी ने कहा कि करप्शन का कोई सबूत मिले बिना ही आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक के बाद एक जेल में डाला जा रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, इसीलिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और पिनराई विजयन को गिरफ्तार किया जाएगा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन समेत आपके शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के संदर्भ में आतिशी ने दावा किया कि इसका केवल यही मतलब है कि बीजेपी आपको खत्म करना चाहती है। दरअसल सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में जमानत दे दी गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है। आतिशी ने आगे कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के अन्य नेताओं को उसके मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाएगी। इतना ही नहीं, आतिशी ने दावा किया कि इसके बाद वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाएंगे क्योंकि वो उन्हें हरा नहीं पाए। फिर वो तेजस्वी यादव को निशाना बनाएंगे क्योंकि वो बिहार में गठबंधन नहीं तोड़ पाए हैं। फिर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भी निशाना बनाया जाएगा। आतिशी ने दोहराया कि आप नेता जेल जाने से नहीं डरने वाले हैं और वो अपने अंतिम सांस तक संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई के एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि ईडी ने शराब घोटाला मामले में 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को अरेस्ट किया था। संजय के दिल्ली वाले घर पहले 10 घंटे तक छापेमारी चले, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब 2 नवंबर को सीएम केजरीवाल से पूछताछ होनी है, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका जताई गई है। एएमबी नेटवर्क ब्यूरो। तो वहीं राजस्थान के चुनावी रण में लड़ाई ने नया मोड़ ले लिया है। राज्य के विधानसभा चुनाव में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब दोनों पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में उतरेंगी, जो बीजेपी और कांग्रेस के लिए बेचैनी का सबब बन सकती है। रिपोर्ट देखिए। बेनीवाल के समर्थकों का दावा है कि गठबंधन से दलित वोट मिलेंगे, जबकि राजस्थान में आरएलपी पहले से ही एक जाट पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। वहीं आरएलपी पहले से ही अनुसूचित जाति के बीच कुछ पकड़ का दावा कर सकती है, क्योंकि उसके 3 मौजूदा विधायक में से 2 दलित हैं। जहाँ राजस्थान की आबादी में जाटों की हिस्सेदारी लगभग 10% है, वहीं एससी 18% के करीब है।
राजस्थान जाट महासभा के अनुसार समुदाय कम से कम 40 सीटों पर हावी है और अन्य को प्रभावित करता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 3.56 करोड़ वोटों में से लगभग 76 लाख वोट या फिर 21.34% ना तो सत्तारूढ़ी कांग्रेस और ना ही बीजेपी के लिए थे। वहीं आरएलपी और एएसपी का कहना है कि उनका मुख्य फोकस इन्हीं वोटों पर है। 3.56 करोड़ वोटों में से कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतांत्रिक जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल और एनसीपी ने 1.40 करोड़ से अधिक वोट हासिल किए थे। बीजेपी को 1.38 करोड़ मिले थे। 58 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरएलपी को कुल 8.5 लाख वोट मिले थे। वहीं एएसपी जो राजस्थान में अपना पहला चुनाव लड़ रही है, उसको उम्मीद है कि जिन सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी उन पर इसका सीमित प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जहां आरएलपी, एएसपी की महत्वाकांक्षाएं खत्म हो सकती हैं, वहां जाट दलित गठजोड़ कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। निवर्तमान विधानसभा में लगभग 30 जाट विधायक हैं। वहीं जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील का कहना है कि उनकी मांग है कि दोनों पार्टियां कम से कम 40 जाटों को मैदान में उतारे। राज्य में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 34 सीटों में से आरएलपी के पास 2, 19 कांग्रेस के पास, 12 बीजेपी के पास और एक निर्दलीय बाबूलाल नगर है। लेकिन कांग्रेस ने इस बार नगर को दूदू से मैदान में उतारा है। माना जाता है कि पिछले 3-4 सालों में हुए उपचुनावों में आरएलपी ने बीजेपी के वोटों में सेंध लगाई है। उदाहरण के लिए 2022 के सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा हुआ। जाट वोट बीजेपी और आरएलपी के बीच बंट गए। कांग्रेस 26,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी, जबकि आरएलपी को 46,628 वोट मिले थे। जहां तक आजाद की बात करें तो राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के वोट पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। बसपा ने 2018 में 6 सीटें जीती, लेकिन उसके सभी विधायक अब बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। हनुमान बेनीवाल का 1 दर्जन जिलों में असर माना जाता है। राजस्थान का शेखावटी इलाका जाट बहुल है, लेकिन सीकर, झुंझुनू, नागौर के साथ जोधपुर क्षेत्र में जाट समाज का पॉलिटिक्स में बड़ा दखल है। कई सीटों पर बेनीवाल खेल बिगाड़ सकते हैं। अब देखना होगा ये गठबंधन दलित और जाटों को साधने में कितना कामयाब होता है। बीजेपी और कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग तेजी से फैल रही है। गुस्साए मराठा प्रदर्शनकारी अब विधायकों के आवासों, दफ्तरों और व्यवसायों को निशाना बना रहे हैं। आंदोलनकारी मराठाओं को ओवैसी के तहत सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देने की मांग की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया। सोमवार को बीड जिले में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके का घर और विधायक संदीप क्षीरसागर के दफ्तर पर पहले पथराव किया गया, फिर आग लगा दी गई। वहीं बीजेपी विधायक के ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई। वहीं राज्य के दूसरी जगहों से भी हिंसक की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं मराठा आरक्षण की मांग पर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे का कहना है कि मराठाओं को पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण चाहिए, न कि कुछ क्षेत्र में। जरांगे 25 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मराठा में जमींदार किसानों के साथ दूसरे वर्ग के लोग भी आते हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी करीब 33% है। ज्यादातर मराठा मराठी भाषी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मराठी भाषा मराठा हो। मराठा आरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी। आंदोलनकारी मराठाओं को ओबीसी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था। कुणबी को ओबीसी माना जाता है, इसीलिए मराठों को इनमें शामिल किया जाए। कुणबी खेतीबाड़ी से जुड़ा समुदाय है। कुणबी जाति को नौकरियों से लेकर शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मिला है। आंदोलनकारी मराठाओं को कुणबी जाति का सर्टिफिकेट देने की मांग कर रहे हैं। 1982 में मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। अन्ना साहेब पाटिल ने आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने की मांग की थी। 2014 में पृथ्वीराज चौहान सरकार अध्यादेश लेकर आई थी।
अध्यादेश में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान था। नवंबर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस अध्यादेश पर रोक लगा दी। फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। आयोग की सिफारिश पर सरकार ने विशेष प्रावधानों के तहत मराठाओं को आरक्षण दिया। फडणवीस सरकार में मराठाओं को 16% का आरक्षण मिला। हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए सरकारी नौकरियों में 13% और शैक्षणिक संस्थानों में 12% कर दिया। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन बताया। महाराष्ट्र की सियासत में मराठाओं का अच्छा खासा दबदबा रहा है। मराठा जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। यही वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहा है। राजनीतिक दलों के सामने जहां मराठों को नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते, तो वहीं राजनीतिक दलों को ओबीसी की नाराजगी का भी डर सता रहा है। दरअसल मराठाओं को यह आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर ही मिलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है और इसी के अंदर मराठाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है। ऐसे में ओबीसी समुदाय को ये डर है कि मराठा उनके आरक्षण को हड़प लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में अमृत महोत्सव स्मारक एवं अमृत वाटिका का शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में वर्चुअली मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ जहां आज एक महाउत्सव का समापन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नए संकल्प का शुभारंभ भी किया जा रहा है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा भारत युवा संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है। एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से
कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी तो वहीं मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज देश भर से जो पवित्र मिट्टी आई है वो अमृत वन में परिवर्तित होगी। ये कलश 25 साल तक हमें महान भारत की रचना की प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज देश भर से जो पवित्र मिट्टी यहाँ पर आई है, ये मिट्टी एक अमृत वन में परिवर्तित होगी। इस कलश 25 साल तक हमें महान भारत की रचना का हमेशा के लिए प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर मैं देश भर से आए हुए सारे युवाओं का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।